अभी एक शब्द खबरों में चर्चा का विषय बना हुआ है और वो चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कुछ आंकड़े जारी किए हैं भारत और अन्य देशों को लेकर के। इन आंकड़ों को देख करके पता चलता है कि भारत ने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। और ये रिकॉर्ड किस मामले में कायम किया है, ये शब्द कौन सा है, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। स्वागत करता हूं आपका प्रेम आईएएस के इन डिटेल प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा प्रेशर या रेमिटेंस। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जो अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया है कि भारत को साल 2022 में रेमिटेंस के रूप में 100 अरब डॉलर मिलने का अनुमान है। और ऐसा पहली बार होगा कि जब कोई देश इस आंकड़े तक पहुंचेगा। हालांकि भारत 14 साल से इस रेमिटेंस के मामले में पहले पायदान पर बना हुआ है, परंतु 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पहली बार भारत छुएगा। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत का रेमिटेंस पिछले साल के 7.5% से बढ़कर 12% हो जाएगा या पहुंच जाएगा। इस तरह 2021 में आए 89.4 अरब डॉलर के रेमिटेंस की तुलना में इस साल 100 अरब डॉलर का रेमिटेंस होने का अनुमान है। हालांकि जीडीपी का मात्र 3% ही है, परंतु आंकड़ा बहुत बड़ा है, कम नहीं होता 100 अरब डॉलर। भारत के बाद 2022 में रेमिटेंस में टॉप पर रहने वाले अन्य देशों में मैक्सिको, चीन, फिलीपींस इनकी होने की उम्मीद है। दिलचस्प बात है कि चीन पिछले 4 साल से रेमिटेंस के मामले में गिरावट दर्ज कर रहा है। तो अब जान लेते हैं कि रेमिटेंस क्या होता है। ये रेमिटेंस क्या चीज है। तो रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो प्रवासी या अन्य देश में काम करने के लिए गए लोग वहां से अपने परिवार को या मित्रों को या रिश्तेदारों को धन या अन्य तरह के हस्तांतरण करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो इसे रेमिटेंस के रूप में जानते हैं। तो रेमिटेंस किसी भी देश के लिए कमाई का एक महत्वपूर्ण जरिया होता है। विदेश में जो लोग रह रहे होते हैं वो अपने परिजनों को या परिवार वालों को या मित्रों को धन भेजते हैं, उससे ही रेमिटेंस कहते हैं। और इस रेमिटेंस के माध्यम से किसी देश के डॉलर भंडार में, जैसे भारत के डॉलर भंडार में वृद्धि होती है और इसकी वजह से विदेशी मुद्रा देश में आती है, देश के अंदर आती है, यानी कि डॉलर भारत में आएगा। तो इससे क्या होता है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाता है, जिससे भारत के चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ये रेमिटेंस उपभोक्ता खर्च को बढ़ाता है या बनाए रखता है, जिससे मांग बनी रहती है तो उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो अब जान लेते हैं कि भारत के रेमिटेंस में अगर बढ़ोतरी हो गई है या होने का अनुमान है तो वो क्यों होगी। भारतीयों की कमाई में ये बढ़ोतरी कैसे हुई, क्यों बढ़ी भारतीयों की कमाई विदेशों में, जिसकी वजह से वो उतना पैसा बचा पा रहे हैं जो यहां भारत में अपने रिश्तेदारों को या परिवार वालों को या मित्रों को भेज रहे हैं। कैसे बढ़ गई ये कमाई। तो बढ़ी क्या कि भारत को अगर अपवाद मान भी लें तो दक्षिण एशिया के बाकी जो देश हैं उनमें रेमिटेंस में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है जितनी भारत के मामले में हुई है। भारत में 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पहुंचने वाला है, ऐसी दक्षिण एशिया के अन्य देशों में देखने को नहीं मिल रही है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से भारत के रेमिटेंस में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, या ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से भारत के जो लोग बाहर रह रहे हैं उनकी कमाई में इजाफा हो गया या वो इतना बचा पाए जिसके कारण वो भारत में अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को वो धन भेज पाए। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारतीय लोगों के क्वालिफिकेशन में बदलाव आया या क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय प्रवासियों की जो डेस्टिनेशन था, गंतव्य था, वो धीरे धीरे बदलाव हुआ। पहले खाड़ी देशों में जाते थे, गल्फ कंट्री में जाते थे, उसके बाद वो धीरे धीरे अमेरिका गए, शिफ्ट हुए, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए, न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए, जापान शिफ्ट हुए। तो ये सारे ऐसे देश हैं जहां पर इनकम ज्यादा है। इनकम ज्यादा है
तो वो ज्यादा बचा पा रहे थे, इसलिए भारत में भेज दिया, पहला कारण हो गया। अच्छी क्वालिफिकेशन थी, तो अच्छी क्वालिफिकेशन की वजह से इनको जॉब भी अच्छी ऑफर हुई, जॉब अच्छी ऑफर हुई तो इनकम भी अच्छी ऑफर हुई, जिसकी वजह से वो भारत में धन ज्यादा से ज्यादा भेज रहे थे। और इसके अलावा अमेरिका और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी के जो सदस्य देश हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ वेतन और मजदूरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की, जिसकी वजह से जो भारत के जो श्रमिक वर्ग बाहर रहता था वो ज्यादा बचा पाए और भारत में भेज दिए। इसकी वजह से जो है भारत का रेमिटेंस बढ़ा। इसके अलावा खाड़ी देशों ने भी अपने यहाँ क्या किया कि प्रत्यक्ष समर्थन उपाय किए, यानी कि डायरेक्ट सपोर्ट दिया लोगों को, और उस वजह से वो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे, यानी कि महंगाई को काबू रखने में सफल रहे। अब महंगाई काबू में है तो उनका ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ श्रमिकों का। 10,000 मान के चलो उन्होंने कमाए, तो 10,000 में उन्होंने 5,000 वहां पे खर्चा कर लिया, 5,000 इधर देश भेज दिए। वही अगर महंगाई ज्यादा होती तो 8,000 खर्चा कर रहे हो तो 2,000 भेजते, तो रेमिटेंस अपने आप कम हो जाता। तो वहां खाड़ी देशों ने अपने यहाँ महंगाई पर काबू पाया, किसके माध्यम से? प्रत्यक्ष समर्थन उपायों के माध्यम से। इस वजह से ज्यादा बचा पाए वो अपनी कमाई का हिस्सा और ज्यादा भारत में भेज पाए। इस वजह से इस रेमिटेंस में बढ़ोतरी देखने को मिली। एक अन्य कारण ये भी है कि 2022 में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगी, तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगी तो वैक्सीनेशन की वजह से भारत के श्रमिक अन्य देशों में गए, या भारत के जो पेशेवर लोग थे वो अन्य देशों में गए और वहां कमाई की और रेमिटेंस भेजा। अब ये एक आंकड़ा ये भी है कि ये जो रेमिटेंस का जो 100 अरब डॉलर का आंकड़ा है, ये एफडीआई से भी ज्यादा है। यानी भारत में जितनी एफडीआई आती है उसको भी ये पार कर गया है रेमिटेंस, उस आंकड़े को भी पार कर गया है। तो ये राशि कितनी बड़ी है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की करीब 3% है। इस राशि ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई जो है उसके आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया है। इतनी बड़ी राशि है, इतना बड़ा आंकड़ा है 100 अरब डॉलर का। 2021 और 2022 में जितनी एफडीआई आई थी उससे करीब ये 17% अधिक है। और 2021 और 22 में एफडीआई कितनी आई थी? 83.57 अरब डॉलर। इस तरह ये 17% अधिक है एफडीआई के मुकाबले में। और 2019 में भारत को मिलने वाली रेमिटेंस राशि जो थी वो 83.3 अरब डॉलर थी, और कोरोना की शुरुआती वर्ष में क्या थी? ये 83.1 अरब डॉलर। और जब कोरोना आ गया तो कोरोना के बाद 2021 में हालांकि इसमें कुछ कटौती हुई, परंतु तब भी ये 89.3 अरब डॉलर थी। यानी कि भारत के जो लोग बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने भारत में 2021 में 89.3 अरब डॉलर का रेमिटेंस भेजा। मजाक बात नहीं है। तो इससे 20% की जो राशि थी भारतीयों ने अमेरिका से भेजी थी। इसमें जो 89.3 अरब डॉलर का जो आंकड़ा है उसमें 20% जो राशि वो अमेरिका में रहने वाले लोगों ने अपने परिवार वालों को भेजी या रिश्तेदारों को भेजी। अब जान लेते हैं कि विदेशों में भारतीयों का आंकड़ा कितना है, कितने लोग भारत के बाहर देशों में रह रहे हैं, ये एक आंकड़ा जान लेते हैं। तो वैसे तो लाखों की संख्या में श्रमिक बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं या अपने ही देश में पलायन करते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में श्रमिक बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय पलायन करते हैं। तो प्रवासी श्रमिक जो है किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में जरूरी विकास संबंधी योगदान देते हैं। किस तरीके से देते हैं वो पता ही चल गया कि वहां से रेमिटेंस भेज रहे हैं तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हो रही है, इसकी वजह से चालू खाता नियंत्रण हो रहा है। जब ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा आएगी या ज्यादा से ज्यादा डॉलर आएगा तो अपना रुपया भी मजबूत होगा,
विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 3.2 करोड़ से ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं और जिसमें सबसे ज्यादा 45 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से ही पता चलता है हमें कि जनवरी 2020 और जुलाई 2022 के बीच 28 लाख से ज्यादा भारतीय रोजगार के लिए विदेश गए। इस अवधि के दौरान 4 लाख से ज्यादा भारतीय नौकरी के लिए इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट की जरूरत वाले 17 देशों में। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड क्या होता है अभी जान लेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईसीआर कह रहे हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से ही स्पष्ट हो रहा है हमें कि नौकरी के लिए जो विदेश जाने वाले लोग हैं उनमें भारतीयों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 2020 में 7.15 लाख भारतीय नौकरी के लिए बाहर गए थे और वही आंकड़ा 2021 में बढ़कर कितना हो गया 8.33 लाख और इस साल जुलाई तक यह आंकड़ा था 13 लाख से ज्यादा भारतीय। तो 13 लाख से ज्यादा भारतीय जुलाई 2022 तक नौकरी के लिए विदेश गए। अब ये इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट क्या होता है या ईसीआर पासपोर्ट क्या होता है? ये ईसीआर पासपोर्ट ऐसे श्रमिकों को दिया जाता है या उनको मिलता है जो 10वीं भी पास नहीं हुए होते हैं या 10वीं तक भी नहीं पढ़े होते हैं, उनको ईसीआर पासपोर्ट मिलता है या देते हैं। तो विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में ऐसे देशों में नौकरी के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या करीब 94,000 थी और कोरोना के बाद में इसमें बढ़ोतरी भी हुई। तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट की जरूरत वाले देशों में हर साल 2 लाख भारतीय नौकरी के लिए जा रहे हैं। तो अब इसके नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं ये समझ लेते हैं। तो नकारात्मक पक्ष तो पहले यही है कि जब कोई व्यक्ति बाहर देश में गया है काम करने के लिए, अपने परिवार को इधर छोड़ गया है, तो उस परिवार की देखभाल नहीं हो पाती। माता पिता हैं, उनकी देखभाल नहीं हो पाती है, वो वहां कमा रहा है, तो परिवार अभाव में रहता है देखभाल। इसके अलावा इसकी वजह से भेदभाव और जेनोफोबिया जैसी दिक्कतें भी आती हैं। भेदभाव क्योंकि बाहर का व्यक्ति है तो भेदभाव स्वाभाविक है। लोग कहते हैं कि अरे ये तो हमारे संसाधनों पर दबाव बनाने खा रहे, ये हमारी नौकरी खा रहे हैं, हमारे रोजगार खा रहे हैं। और जेनोफोबिया क्या होता है? तो जेनोफोबिया होता है जिसमें भाषा, संस्कृति, उपस्थिति या जन्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है या अनुचित व्यवहार किया जाता है उनके साथ। तो इस तरीके की घटनाएं उनके साथ होती या हो सकती हैं। इसके अलावा मानव तस्करी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी इसकी समस्या है। यहां से तो ले गए थे नौकरी कराने के नाम पर, या यहां से तो वो गए थे नौकरी करने के लिए, परंतु वहां पर उन्हें मानव तस्करी के रूप में उपयोग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, अलग पैसे में लगा दिए गए। तो यही था आज की वीडियो में, हमने समझा कि भारत का स्थान कहां पर है। तो भारत 100 अरब डॉलर मिलने का अनुमान है भारत को रेमिटेंस के रूप में, और इस तरह ये भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया जो रेमिटेंस के रूप में इतनी बड़ी धनराशि प्राप्त करेगा। धन्यवाद। आपको समझ में आई होगी आज की वीडियो। अगर समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।